रोहित सीलमपुर के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसको रंग बिरंगी चूड़ियां बेचना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने घर में रंग बिरंगी चूड़ियों को अलग अलग गुच्छे में बांध रहा था। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, रोहित, कब तक तू अपने इस बचपने में लगा रहेगा? बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब ये सब चूड़ियां बेचना छोड़ दे और अपने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटा। माँ, तू तो जानती ही है मुझे इन चूड़ियों को बेचना कितना पसंद है। मुझे बस यही काम करना है, मुझे खेती नहीं करनी। अरे उसके लिए पिताजी हैं ना। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। मैं तो इस बावले से तंग आ गई हूँ। भला चूड़ियां बेचना एक मर्द को शोभा देता है क्या? पास पड़ोस के लोग हंसते हैं हम पर। एक ही पुत्र है, वो भी औरतों वाला काम करता है। माँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की नीयत सही होनी चाहिए। पूरे गांव में एक मैं ही तो हूँ जो चूड़ियों का काम करता हूँ। अगर मैंने भी चूड़ियां बेचनी छोड़ दी तो गांव में फिर कोई चूड़ी वाला नहीं बचेगा। हर दिन की तरह फिर से माँ बेटे की बहस शुरू हो गई थी। राधा ने अपना सिर पीट लिया और रोहित घर से निकल गया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आँखों की चमक, ओठों की मुस्कुराहट, चेहरे की रौनक, हाथों की सजावट, रंग बिरंगी चूड़ियों वाला। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। वो अपनी मधुर आवाज में गाते हुए चला जा रहा था। तभी एक लड़की ने उसको रोकते हुए कहा, क्या आपके पास मेरे हाथ की चूड़ियाँ होंगी? हाँ दीदी, बिल्कुल होगी। पर मेरी माँ तो कहती है मेरे हाथ बहुत ही पतले और हड्डी वाले हैं, इनमें कोई चूड़ी नहीं खिल सकती और ना ही चढ़ सकती है। दीदी, देखने के नजरिए पे बात होती है। अगर आपके हाथ में मेरी चूड़ी सुंदर चढ़ गई और खिल भी गई तो फिर आप क्या करेंगी? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता मेरे सूखे हड्डी वाले हाथों में चूड़ियाँ खिलेंगी। आखिर चूड़ी तो गोल गोल कलाइयों में ही खिलती है। रोहित ने देखा पिंकी काफी उदास हो गई थी। चूड़ियों को देख के रोहित ने अपनी पोटली जमीन पर रखी और उनमें से एक सुंदर सा चूड़ियों का गुच्छा निकालकर लड़की को देते हुए कहा, दीदी, अगर ये चूड़ी आपके हाथ में न आई या न खिली तो मेरी ये सारी चूड़ियाँ आपकी हो जाएंगी। फिर आप इनको बेच भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। पिंकी को ये सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने अपनी कलाई आगे कर दी। रोहित ने पिंकी के हाथ में चूड़ियाँ बड़े आराम से चढ़ा दी। उसकी दोनों पतली कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। अब उसकी कलाई बहुत सुंदर लग रही थी। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। पिंकी ने रोहित को पैसे दिए और रोहित गाते हुए आगे बढ़ गया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आँखों की चमक, ओठों की मुस्कुराहट, चेहरे की रौनक, हाथों की सजावट, रंग बिरंगी चूड़ियों वाला। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। शाम हो गई और रोहित घर आ गया। माँ, खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तुझे खाना नहीं मिलेगा जब तक तू अपनी जिद नहीं छोड़ देता। आज तेरे पिताजी फैसला करके रहेंगे तो इस घर में रहेगा या मैं। माँ, तो क्यों जिद पकड़ कर बैठ गई है? वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी श्याम घर आ गया। अजी, सुनते हो, आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। इस घर में रोहित चूड़ी वाला रहेगा या फिर मैं। अरे तुम क्यों पीछे पड़ी हो बच्चे के? करने दो उसको अपने मन की। बड़ा बेटा भी मन की ही करना चाहता था, खा लिया ना उसको बुरी नजरों ने। इन चूड़ियों में तो कोई बुरी नजर होती है जो औरतों को सजाते सजाते सजाने वाले की ही अर्थी सजा देती है। अभी हम भूले नहीं हैं अपने बड़े पुत्र राहुल को। अरे शुभ शुभ बोलो, और अगर शुभ नहीं बोल सकती हो तो चुप रहो। माँ, बड़े भैया का सपना था ना,
हर स्त्री के मुख पे मुस्कुराहट लाने का। स्त्री इतना सब करती है, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, ससुराल वालों के लिए। एक थकी हुई सी औरत अगर ये 2 आने का कांच देख के खुश हो रही है तो इसमें बुराई क्या है मां? और भाई की इस सजे सजाए सपने को मैं पूरा करूंगा। कोई तो बात होगी इन मामूली चूड़ियों में जिसके लिए भाई ने अपनी जान दे दी। ये 2 आने का कांच नहीं है, इस कांच में कोई बहुत ही बुरी नजर है जो मेरे परिवार को लग चुकी है। रोहित समझ चुका था उसकी माँ उसको ये काम नहीं करने देगी। उसने खाना खाया और घर के बाहर चारपाई बिछाकर लेट गया। श्याम उसके पास आते हुए बोला, क्या सोच रहे हो बेटा? पिताजी, सोच रहा हूं माँ जब भी बोलती है, कहती है इन चूड़ियों में कोई बुरी शय है, क्या आपको भी लगता है माँ सच कहती है? शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, परंतु ये पूरा सच नहीं है बेटा। तो क्या है पूरा सच? मैंने तेरी माँ से वादा किया था तुझे कभी सच का पता नहीं लगने दूंगा। कौन से सच की बात कर रहे हैं पिताजी? मुझे भी जानना है। अपनी भाभी मेघा से पूछो, मैं वचन में बंधा हूं। तुमको अब सारे सवालों के जवाब मेघा ही देगी। याद रहे, तुम्हारी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम सच जान गए हो। वो तुमको इन सब से दूर रखना चाहती थी बेटा, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुमको अब सच जान लेना चाहिए। पर मेघा भाभी तो भाई के देहांत के बाद कहाँ गई, किसी को पता ही नहीं लगा। फिर आपने कैसे बोल दिया मेघा भाभी मुझे सच बताएंगी? उसकी बात सुनकर श्याम थोड़ा सा उदास हुए और फिर उठकर बोले, बूढ़ा हो गया हूं ना बेटा, अब दिमाग भी काम नहीं करता है। चलो तुम सो जाओ, मुझे भी सोना है। श्याम वहाँ से चले गए, पर रोहित को अब इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फैसला लिया कि वो कहीं और जाकर ही चूड़ियां बेचेगा। आधी रात को वो अपनी चूड़ियों की पोटली लेके गांव से बाहर निकलने लगा तो उसको एक आदमी मिला। अरे रोहित, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो अपनी चूड़ियां लेकर? हाँ बिरजू काका, मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ किसी को भी मेरा चूड़ी बेचना पसंद नहीं है। अरे अगर जाना है तो जंगल के उस पार जाना, जहाँ तुमको फरनोश नाम का एक सुंदर राज्य मिलेगा। वहाँ चूड़ियों की बड़ी अच्छी कीमत मिलती है। जब इतना धन कमाओगे तो तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी और परिवार की खुशियाँ लौट आएगी। हाँ बिरजू काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आपको ये सब कैसे पता? और इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हो? वो तो मेरी भैंस खुल के जंगल की तरफ भाग गई थी, बस उसी को ढूंढने गया था। और रही बात फरनोश की, तो ये बात तो सारा गांव जानता है। हाँ। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला गया और रोहित उसी तरफ बढ़ गया जहाँ का रास्ता बिरजू ने बताया था। शाम होते होते वो फरनोश पहुँच गया। वो एक पेड़ की छांव में जाके बैठ गया। एक औरत उसके पास आई। बेटे, क्या इस गांव में नए हो? हाँ मासी, मैं तो सीलमपुर गांव से आया हूँ। सीलमपुर? इतनी दूर से, पर क्यों? और इस पोटली में क्या है? मासी, इस पोटली में चूड़ियाँ हैं। मुझे चूड़ियाँ बेचना था, सुना है यहाँ अच्छा दाम मिलता है। क्या तुम चूड़ी वाले हो? हाँ मासी, पर इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? चलो मैं तुमको बताती हूँ सबसे अच्छी चूड़ियों की कीमत कहाँ मिलेगी। मोहिनी रोहित को महल ले आई। महाराज, इसका कहना है ये सीलमपुर से चूड़ियाँ बेचने आया है। क्या तुम सच कह रहे हो?
तुम सीलमपुर से ही आए हो? जी महाराज। राजा ने मोहिनी को इशारा किया और मोहिनी वहाँ से चली गई। चूड़ी वाले, तुम हमारे साथ आओ। राजा रोहित को लेकर राजकुमारी के कक्ष में आ गया। ये हमारी राजकुमारी सुकन्या है। ये बहुत बीमार है। वेदों का कहना है इसकी बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं। परंतु इसी राज्य में एक जादुई चूड़ी है जिसकी खनक सुनकर ही राजकुमारी की बीमारी ठीक हो सकती है। महाराज, यदि वो चूड़ी इसी राज्य में है तो अब तक आपने मंगवाई क्यों नहीं? एक ज्ञानी बाबा का कहना है उसको कोई चूड़ी वाला ही हाथ लगा सकता है। और इतना ही नहीं, उस चूड़ी में और भी कई तरह के राज छुपे हैं। हम तो बस इतना ही जानना चाहते हैं। अगर तुम वो चूड़ी हमारी राजकुमारी को लाकर दे दो तो हम तुमको आधा राज्य उपहार में दे देंगे। महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, परंतु मैं राजकुमारी के लिए वो चूड़ी जरूर लाऊंगा। ये एक चूड़ी वाले का वचन है। आप बस मुझे उस जगह का रास्ता बता दीजिए। उसका रास्ता तो तुमको खुद ही खोजना पड़ेगा। आज तक कोई भी उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाया। हमने सुना है वो मार्ग छुपाया गया है जिससे कोई भी मनुष्य वहां जा न पाए। परंतु इतना जानते हैं, पहाड़ की चोटी पर वो आखिरी गुफा है। उसी के पास से उसका रास्ता जाता है। हमने जितने भी लोगों को वहां भेजा वो उसके आगे नहीं जा पाए।